हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आलिया एंड आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS पाठशाला। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको 2 वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग डालना नहीं चाहती। और ये भी है कि मॉर्फोलॉजी और लैब डायग्नोसिस अलग से भी पूछा जाता है, तो उसको अलग से सेपरेटली मैंने अच्छे से अलग से वीडियो में बनाया है। तो फिर मैंने जैसे यहाँ तक पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन तक मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था, तो अब मैं यहाँ पे मॉर्फोलॉजी से शुरू कर रही हूँ। तो मॉर्फोलॉजी जो होती है हमारी, अलग से क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें जो होता है मेनली सीक्वेंस वाइज आपसे पूछा जाता है कि आप सीक्वेंस से बताओ कि इतने घंटे में क्या हुआ, फिर 6 घंटे में क्या हुआ, 12 घंटे में क्या हुआ, फिर उसके बाद वीक में कितना हुआ, फिर उसके बाद मंथ में कितना, कैसे अफेक्ट आ रहा है ग्रॉस माइक्रोस्कोपी में। तो वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आपको एक्जैक्टली क्या होता है, आपको टेबल बना के आना होता है, क्योंकि आप एक्जैक्टली मतलब टेबल आपको टेबल फॉर्म में देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ऊपर से एग्जाम में आपको टेबल के साथ साथ आपको HNE वाले जो होते हैं पेंसिल से, उनको आपको डायग्राम भी बनाना होता है, उसका काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आप अगर मेरे नोट्स को फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे प्रॉपर मार्क्स मिल सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ती हूँ ज़्यादा वीडियो लंबी ना करके। तो सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपी, और ड्यूरेशन जो होता है 0 से 30 मिनट्स तक जो होता है, इसमें ग्रॉस में कुछ नहीं दिखता। बट माइक्रोस्कोपी में लाइट में जो होता है कुछ नहीं होता फ़र्क। बट इलेक्ट्रॉनिक में जो है माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग दिखती है और लॉस ऑफ ग्लाइकोजन दिखता है। इरिवर्सिबल जो होता है हमारे, इसके अंदर हाफ 30 मिनट से लेकर 6 आवर तक जो होता है, इसके अंदर ग्रॉस में जो होता है ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड जो होता है हमारे, एक स्ट्रेन होता है जो 2 से 3 घंटे 2 से 3 आवर जो इन्फेक्शन होता है उसके अंदर हमें दिख जाता है ग्रॉसली, अगर हम इसको स्ट्रेन करेंगे तो उससे मतलब ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड से। और माइक्रोस्कोपी में जो होता है मेश ऑफ वेवीनेस ऑफ फाइबर्स एट द बॉर्डर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में माइटोकॉन्ड्रियल एमॉर्फस डेंसिटीज होती है, डिस्ट्रप्शन ऑफ द सार्कोलेमा होता है, और क्लम्बिंग वगैरह जो होती है वो दिखती है। फिर उसके बाद 6 to 12 आवर्स में जो होता है इसके अंदर डार्क मोटलिंग हो जाती है। फिर उसके बाद नॉन इन्फेक्टेड एरिया जो होता है हमें ब्रिक रेड दिखता है, और इन्फेक्टेड एरिया जो होता है हमारा पेल दिखता है। ओल्ड इन्फेक्ट जो होता है वाइट और ग्लिसनिंग होता है इसके अंदर। कॉग्निटिव नेक्रोसिस दिखता है। कॉग्निटिव नेक्रोसिस मतलब आउटलाइन प्रेजेंट होगा, उसके बाद अंदर की चीज़ें नहीं दिखेंगी। वेवी फाइबर्स दिखते हैं। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रेस जो होता है डेड मायोफाइब्रल्स एट द पेरिफेरी ऑफ द इन्फेक्ट। और उसके वैक्यूलाइजेशन होता है, मतलब लार्ज वैक्यूलर स्पेस होता है, किसमें होता है मायोकार्डियल स्पेस में, मायोकार्डियल सेल में। और वैक्यूलर स्पेस जो होता है मेनली जो होता है हमारा वाटर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होता है। और ये आप टेबल देख सकते हैं, कितनी अच्छी टेबल है। और इस एग्जैक्टली आप एग्जाम में ऐसे करके आ जाए तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। 12 to 24 आवर्स तक में क्या होता है, इसमें ग्रॉस में जो होता है डार्क मॉटलिंग होती है। ग्रॉसली आइडेंटिफाइबल जो होता है हमारे 12 to 24 आवर्स में दिखना होता है। फिर पेल होता है, रेडिश होता है, ब्लू एरिया होता है ड्यू टू उस मतलब ट्रैप्ड जो होता है ब्लड, उसकी वजह से होता है पेल रेडिश ब्लू एरिया। और इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस होते हैं ऑफ कॉग्निटिव नेक्रोसिस अपेयर। आउटलाइन जो होता है प्रिजर्व होता है। डीपली इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है और पिक्नोटिक न्यूक्लाई होता है। ठीक है। 3 to 7 डेज में जो होता है मोटल्ड विद सेंट्रल पेल येलो नेक्रोटिक रीजन होता है। हाइपरेमिक बॉर्डर होता है ड्यू टू ग्रेनुलेशन टिश्यू। हाइपरेमिक मतलब बिल्कुल ब्लडी सा होगा, रेडिश सा होगा। ग्रेनुलेशन टिश्यू मतलब न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रहा है ना, तो इसकी वजह से हाइपरेमिक बॉर्डर होता है। फिर अपेयरेंस ऑफ द मैक्रोफेजेस होता है। मैक्रोफेज फैगोसाइटोस कर देते हैं डेड सेल को, और ग्रेनुलेशन टिश्यू जो होता है हमारे पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है। फिर 1 से 3 डेज में हो जाता है मॉटलिंग होती है। येलो 10 सेंटर होता है इसके अंदर। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है। पॉलीमॉर्फ जो होता है एक्यूमुलेट हो जाते हैं पेरिफेरी में, और उसके बाद न्यूक्लियर जो होता है हमारा डिसअपेयर हो जाता है। मार्जिन शो कॉन्ट्रैक्शन और बैंड नेक्रोसिस वगैरह जो होता है वो शो करता है। 7 to 10 डेज और 10 to 14 डेज में क्या होता है, 7 to 10 की ग्रॉस में येलो 10 एंड सॉफ्ट हो जाता है। इस येलो जो होता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो होता है 7 to 10 डेज में ही होता है। और 10 to 14 डेज के ग्रॉस में क्या होता है, रेड होता है, ग्रे होता है, डिप्रेस्ड इन्फाक्ट बॉर्डर होता है। फिर इसके अंदर माइक्रोस्कोप में फैगोसाइटोसिस होता है। प्रोसेस ऑफ हीलिंग जो होती है हमारी स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम इट्स मार्जिन टुवर्ड्स इट्स सेंटर। और ग्रेनुलेशन टिश्यू जो होता है हमारे, वही मतलब हीलिंग का तो पार्ट ही ग्रेनुलेशन टिश्यू। और फाइब्रोब्लास्ट होता है, और फिर प्रोलिफरेट कोलेजन डिपोजिशन होती है। फिर इस बार 2 to 8 वीक्स में जो होता है ग्रे वाइट स्कार प्रेजेंट होता है। इंक्रीज कोलेजन डिपोजिशन, डिक्रीज सेलुलरिटी होती है माइक्रोस्कोपिकली। और मोर देन 2 मंथ में स्कारिंग जो होती है हमारी कंप्लीट हो जाती है। और डेंस कोलेजन स्कार टिश्यू जो होता है हमारा माइक्रोस्कोपली दिखता है मोर देन 2 मंथ में। ये हमारा बॉटल, ये पूरा टेबल हो गया। इस टेबल को मैंने अब डायग्राम बनाया है, मॉर्फो का डायग्राम बनाया है। देखिए यही डायग्राम आप एग्जाम बना के आ जाएंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लिटरली माइक्रोडियल इन्फेक्शन में आपको 15 में से 14 तो हर टीचर खुशी खुशी देगा अगर आप ये नोट्स लिख के आएँ तो नॉर्मल मायोकार्डियम जो होता है हमारे कैसे होता है, यहाँ पे फाइबर्स होते हैं, यहाँ पे स्ट्रेशंस प्रेजेंट होती हैं, और ये इसके न्यूक्लियस हो गया हमारे। ठीक है।
वही सिलेंड्रिकल होता है और उसके बाद ब्रांच्ड होता है जैसे नॉर्मल मायोकार्डियम होता है। फिर इसके बाद 12 to 18 आवर्स के बाद जो होता है हमारा मेनली जो उसके फीचर्स होते हैं न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं इसके अंदर, पिक्नोसिस वगैरह कैरियोलाइसिस वगैरह जो होता है वो दिखता है, और ईओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म जो होता है हमारे उसका प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद 24 आवर्स के बाद जो होता है हमारा पॉलीमॉर्फ सेल्स का इन्फिल्ट्रेट जो होता है वो दिखता है 24 आवर्स के बाद। फिर इसके बाद 3 वीक्स के बाद जो होता है हमारा माइकोइडल फाइबर नेक्रोसिस हो गया, कोलेजन ऐसे प्रेजेंट है, ब्लड वेसल ग्रेनुलेशन टिश्यू है, यहाँ पे ब्लड वेसल फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे माइक्रोवेज प्रेजेंट है, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है 3 वीक्स के बाद। फिर इसके बाद जो होता है हमारा आफ्टर 3 मंथ जो होता है हमारे कोलेजनस टिश्यूज मतलब कोलेजन जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे कोलेजन भी लिम्फोसाइड हो गया, ब्लड वेसल हो गया, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, और फिर उसके बाद ये जो हमारे ये प्रेजेंट होता है ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस शो कर रहा है इसके अंदर। इसका जो है आउटलाइन जो है प्रिजर्व्ड है, पर इसके अंदर का जो मटेरियल है वो अनप्रिजर्व्ड है, वो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट से वगैरह पर्पल जो होता है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट से, और माइक्रोइडल फाइबर जिसके आउटलाइन जो है हमारे प्रेजेंट है। अब रिपरफ्यूजन मतलब कहते हैं ना कि अगर रिपरफ्यूजन हो गया तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है मेथड ऑफ रिपरफ्यूजन कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर थ्रोम्बस को डिसॉल्व करते हैं जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स दे के, या एंजियोप्लास्टी करके, या फिर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी करके। और बेनिफिट जो होता है रिपरफ्यूजन का ये होता है कि विद इन दी 20 मिनट्स कर देंगे तो नेक्रोसिस नहीं होगा, मतलब इरिवर्सिबल इंजरीज होगी वो प्रिवेंट हो सकती है। फिर इसका मॉर्फोलॉजी जो होती है हमारे रिपरफ्यूजन का क्या दिखता है, मतलब हेमरेजिक होता है बिकॉज माइक्रोवेस्कुलर जो होता है माइक्रोवेसल्स जो होते हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं जिसकी वजह से लीक होती है विद रिस्टोरेशन। मतलब हेमरेजिक ऐसा होता है कि माइक्रोवेसल जो होता है हमारे वो इन्फेक्शन की वजह से जो है ना डैमेज हो गए हैं, तो अब अचानक से जो ब्लड आते हैं ना तो उसकी वजह से लीक होने लगती है उसमें, तो लीक होने लगती है इसलिए वो हेमरेजिक दिखते हैं। और माइक्रो जो होता है इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस दिखते हैं इसके अंदर, जैसे थिक इरेगुलर ट्रांसफर्स ईओसिनोफिलिक बैंड होते हैं इन नेक्रोटिक मायोकार्डियल सेल्स में। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इसका, कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है फॉर्म होती है, कैल्शियम ओवरलोड हो जाते हैं, और सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होते हैं, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होता है रिपरफ्यूजन का ये। अब डायग्नोसिस पे आ जाते हैं, इसका अलग से भी क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का डायग्नोसिस का, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसकी फाइंडिंग्स काफ़ी मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो आजकल मतलब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सभी को हो रहा है, कोरोना के बाद तो काफ़ी ज़्यादा ही हाई हो गया, तो ये आपके लिए जानने के लिए भी अच्छी बात है, और पढ़ना तो है क्योंकि एग्जाम में आना है। तो फिर अब चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं इसके डायग्नोसिस के, एक तो क्लिनिकल सिम्टम्स है, ईसीजी चेंजेस और लैब फाइंडिंग्स होती हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स जो होता है हमारा सीवियर चेस्ट पेन होता है, कैन रेडिएट टू नेक, लेफ्ट आर्म और जॉ, रैपिड होता है और वीक पल्स इसके अंदर दिखती है, और डायोफोरेसिस होता है मतलब प्रोफ्यूज स्वेटिंग जो होती है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और डिस्निया होता है ड्यू टू पल्मोनरी इडीमा और इम्पेयर्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट नहीं हो पा रहा है और पल्मोनरी इडीमा हो रहा है, इस वजह से होता है डिस्निया होता है। मे बी एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, किसमें हो सकता है जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस में और एल्डरली पेशेंट में जो होता है ये एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। ईसीजी चेंजेस क्या क्या होते हैं, ईसीजी चेंजेस जो होते हैं इसके अंदर इन्वर्टेड टी वेव्स होते हैं, एलिवेटेड एस टी सेगमेंट्स होते हैं, और क्यू वेव्स होते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल हो गया पी क्यू आर एस टी, तो एस टी एलिवेशन हो गया, यहाँ पे एस टी सेगमेंट जो है उसका एलिवेशन हो गया, और ये टी इन्वर्जन यहाँ पे टीज का इन्वर्जन हो गया। ठीक है, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स होते हैं हमारे ये होते हैं ड्यू टू लीकेज ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द नेक्रोटिक मायोकार्डियल सेल इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं आपको लैब डायग्नोसिस बताऊंगी, तो इसके अंदर जो होते हैं प्रोटीन जो होते हैं वो लीक हो जाते हैं सर्कुलेशन में, और जब भी इनकी लेवल जो होती है हमारे सीरम में हाई हो जाती है तो इसमें डायग्नोस किया जाता है कि हाँ भाई मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है। और डिपेंड करता है कि टाइम पे कि कब अगर ये अलग अलग टाइम पे राइज होते हैं और पीक लेते हैं और ड्यूरेशन इनका अलग अलग होता है, तो इनके अलग अलग टाइम पे डायग्नोस किया जा सकता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन कितने दिन पहले हुआ था, कब तक हुआ था और कब तक, मतलब वैसे डायग्नोस कर सकते हैं डेट उसका और टाइम इसका। कार्डियक ट्रोपोनिन जो होते हैं इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, और 2 टाइप के होते हैं, तो ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी। इंक्रीज लेवल इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मार्कर होता है ये, और बिगिन टू राइज एट 2 to 4 आवर्स। ये ड्यूरेशन वाला टाइम मैं एक टेबल में बता दूंगी, वरना अभी बताऊँ तो आप भूल जाएंगे। तो कार्डियक क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज जो होता है हमारे नॉन स्पेसिफिक एंजाइम होता है और मार्कर होता है, एंजाइम ऑफ चॉइस फॉर द री इन्फेक्शन होगा तो हमारा जो चॉइस जो होता है हमारा कार्डियक क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज को मेजर किया जाता है री इन्फेक्शन में। 2 आइसोफॉर्म्स होता है इसके, एम होता है, बी होता है, ये जो होता है चीफली जो होता है हार्ट में प्रेजेंट होता है, सी के एम भी जो होता है सेंसिटिव होता है बट स्पेसिफिक नहीं होता है क्योंकि स्केलेटल मसल की इंजरी में भी हाई हो जाता है। इसका ड्यूरेशन मैं आगे टेबल में बताती हूँ।
लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस जो होता है हमारा वो नॉट स्पेसिफिक होता है। राइस जो होता मतलब नॉट स्पेसिफिक होता है। मायोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन कैरिंग रेस्पिरेटरी प्रोटीन होता है ये, और अर्लीस्ट मार्कर जो सबसे पहले जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में आता है वो होता है मायोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब मैंने सबकी ड्यूरेशन एक साथ लिख दी है। ट्रोपोनिन जो होता है 2 to 4 आवर्स में आता है, और CKMB भी 2 to 4 आवर्स में ही आता है। ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 2 to 4 आवर्स होगा, 2 to 4 आवर्स में आता है। और LDH जो होता है 24 to 48 आवर्स में होता है। मायोग्लोबिन 1 to 3 आवर्स में आता है। मतलब आप देख सकते हैं कि मायोग्लोबिन सबसे पहले आ रहा है, ट्रोपोनिन और CKMB साथ में आ रहे हैं 2 से 4, और LDH जो होता है सबसे लेट आता है, ठीक है। और पीक जो होता है सबसे ज़्यादा पीक जो सबसे पहले पीक कौन लेता है, CKMB सबसे पहले पीक लेता है, 24 आवर में पीक लेता है। और LDH जो होता है इसका पीक जो होता है मैनी डेज तक चलता रहता है। और सबसे लेट पीक किसका आता है, सबसे लेट जो होता है ट्रोपोनिन का आता है 48 आवर्स में, ठीक है। नॉर्मल सबसे लेट जो होता है नॉर्मल कौन होता है, सबसे लेट नॉर्मल जो होता है हमारा ये होता है 7 to 14 डेज। LDH जो होता है सबसे लेट नॉर्मलाइजेशन होती है, मतलब सबसे बाद में ख़त्म होगा LDH। तो अगर LDH प्रेजेंट है तो हम पता कर सकते हैं कि हाँ 14 डेज पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था। इसकी पीक जो होती है 24 to 36 आवर होती है, और ये आता जल्दी है और जाता भी जल्दी है मायोग्लोबिन। तो ये ग्राफ मैंने बनाया है, इस ग्राफ में भी ऐसे ही दिखा रखे हैं कि CKMB जो होता है ऐसे पीक लेता है, इसने CKMB ने यहाँ पे पीक लिया, इसका AST का पीक है, और ये LDH का है, ट्रोपोनिन का है। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं, और ये एग्जाम में ड्रॉ करके आएंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन जो होती है इसके अंदर ड्यूरेशन और कॉम्प्लिकेशन, और फर्स्ट 72 आवर्स में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक आ सकता है, कंडक्टिव डिस्टर्बेंस या एरिथमिया हो सकता है, और एक्यूट पल्मोनरी एडिमा या तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है, और रप्चर एक्सटर्नल या तो कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है। कार्डियक टेम्पोनेट जो होता है वेंट्रिकल जो होता है उसके अंदर फिलिंग जो होती है वो प्रॉपरली नहीं होती है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट जो होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट 3 वीक्स जो होता है इसके अंदर मतलब इनमें से कोई एनी ऑफ दी अबव भी हो सकता है। और पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है, रप्चर होते हैं। तो मायोकार्डियल रप्चर कहाँ पे हो सकता है, मायोकार्डियल का हो सकता है, पेपिलरी मसल का हो सकता है, कॉर्डिया टेंडिनी का हो सकता है, और IV सेप्टम द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का हो सकता है, और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी होता है फर्स्ट 3 वीक्स में। लेट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, रिपीट इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन फिर से भी हो सकता है, जिसके अंदर हमने कहा था कि CKMB को मेजर किया जाता है, तो उसके अंदर वो चॉइस होती है री इन्फेक्शन की। और कार्डिक एन्यूरिज्म हो सकता है, क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। अब डायग्राम के थ्रू कॉम्प्लिकेशन को हम समझेंगे, ठीक है। अब इनफैक्ट जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल में। अब ये जो हो गया रप्चर हो गया, अब ये रप्चर जो हो गया हमारा ये तो पेरिकार्डियम में चला गया। अब पेरिकार्डियम में चला गया, रेड ब्लड सेल इनटू द पेरिकार्डियम में चला गया, और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, कार्डियक टेम्पोनेट कर दिया, ठीक है। इनफैक्ट जो है हमारा IV सेप्टम में प्रेजेंट है, तो फिर और ये रप्चर हो गया, तो यहाँ पे रप्चर ऑफ द IV सेप्टम हो गया, तो यहाँ से ब्लड ऐसे मिक्स हो रहा है यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर इसके बाद इन्फैक्ट जो हो गया इन्वॉल्विंग लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल एंड पेपिलरी मसल, यहाँ पे पेपिलरी मसल है, वहाँ पे भी इन्फैक्ट हो गया, और यहाँ पे भी इन्फैक्ट है, तो इनका रप्चर हो गया। फिर इसके बाद इनका यहाँ पे रप्चर हो गया, तो यहाँ इनकॉम्पिटेंस ऑफ द मिट्रल वॉल्व हो गया, मतलब यहाँ पे जो वेंट्रिकल है उससे एट्रियम में ब्लड जा रहा है। कार्डियक एन्यूरिज्म हो गया, कार्डियक एन्यूरिज्म जो होता है हमारा उसके बाद रप्चर हुआ इसका, तो यहाँ पे RBC ऐसे करके प्रेजेंट है, इसके कॉम्प्लिकेशन है। म्यूरल थ्रोम्बाई विद एम्बोलाइजेशन और थ्रोम्बाई इन द एट्रिया यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और इन्फेक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल पेरिकार्डाइटिस यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी मायोकार्डियल इन्फेक्शन कंप्लीट कर दिया, तो मैं अपने मायोकार्डियल इन्फेक्शन के टॉपिक जो होते हैं इसमें से कट करूँगी। आप भी ऐसे करेंगे तो आपको भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ इतने टॉपिक्स मैंने पढ़ लिए हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। मैं अपने पुराने नोट्स भी आपको दिखा सकती हूँ, वो अभी है नहीं मेरे पास, मैं आपको दिखाती कि मैंने उसको कितनी बारी ऐसे कट करके किया, मज़ा आता है, आप भी करें। तो मैं शुरू करती हूँ। लेफ्ट डायग्नोसिस ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन हमने कर लिया है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजी जैसे मैंने कहा था कि सीक्वेंस में पूछा जाता है तो वैसे ही पूछेंगे। बाकी मैं आगे भी कवर करूँगी अपने वीडियोज़ में, क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने अभी कवर नहीं किया। बाकी और कौन सा टॉपिक कर लिए, बाकी डिस्क्राइब मायोकार्डियल इन्फेक्शन सबसे बड़ा टॉपिक था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है।
अभी तो इतने ही कंप्लीट हुए हैं, बाकी मैं और टॉपिक जो होंगे अपने अब आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करूँगी। तो फिर मेरी वीडियोस देखें, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नोट्स मैं काफ़ी मेहनत से बनाती हूँ, प्लीज़ इनको डाउनलोड करें, इनको ज़रूर देखें और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। और अगर मेरे को कोई फीडबैक देना हो तो प्लीज़ कमेंट पे फीडबैक दें। और आपका सेकंड ईयर कैसे जा रहा है आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताएं। ठीक है, बाय बाय।